यस डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रमोद चौधरी फ्रॉम एपीएस साइंस स्कूल। और मैंने कल जो डिस्कशन किया था वो चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, उसी से रिलेटेड आज टॉपिक स्टार्ट है हमारा 3D। और 3D हमारी 9 मार्क्स की आएगी बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क्स की? 9 मार्क्स की। तो नाउ लेट अस प्ले 3D। तो 3D के अंदर सबसे पहले सभी को मालूम है कि 3 अक्ष होते हैं। 3D का मतलब 3 अक्ष, दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज जेड। और ये कोई लाइन एल है। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण अंकित करती है, तो इन कोणों की कुसाइन रेखा एल की दुख कुसाइन कहलाती है, जिन्हें नामतः एल एम एन से निरूपित किया जाता है। एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा एल एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा एवं जेड अक्ष के साथ गामा कोण अंकित करती है। जेड अक्ष के साथ गामा कोण अंतरित करती है, तब इन कोणों की तब इन कोणों की कुसाइन तब इन कोणों की कुसाइन रेखा एल की दिक कुसाइन कहलाती है। एल की दिक कुसाइन कहलाती है, जिन्हें एल एम एन से सामान्यतः निरूपित किया जाता है। सामान्यतः निरूपित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। अब मैं बहुत रोचक तथ्य इसके ऊपर थ्योरम्स बता रहा हूं कि सभी दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग एक होता है। इसके ऊपर 100% 2023 के अंदर क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा आपको। अल्फा बीटा गामा के मान दिए हुए होंगे, रेखा की दिक्कोज्जा पूछेगा। तो आप एक जरूर चीज चेक करेंगे। एक बार 2017 में बोर्ड ने भी क्वेश्चन गलत डाला था कि सभी दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग एक नहीं आ रहा था। तो आप सबसे पहले दिक्कोज्जाओं का जो मान निकाले, उनके वर्ग करें, फिर उनका योग करें। यदि उसका मान 1 के बराबर आता है तब तो वो सब कुछ ठीक है, अगर 1 नहीं आता है तो वो रोंग है। ये अवश्य चेक करें। और इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा 3D का। तो क्या क्वेश्चन मिलेगा कि सभी दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। सभी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल बराबर क्या बताया था? कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये एक रिजल्ट्स आपके सामने निकल के आया है। क्या रिजल्ट आया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट, आप इसको भी देखो आगे बढ़ाएंगे, इसमें से भी पूछ लेता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो सोल्व आउट करेंगे तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का जो मान आएगा वो 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 के बराबर। साइन स्क्वायर अल्फा को भी आप क्या लिख सकते हैं?
1 माइनस कॉस 2 अल्फा बट्टे 2। साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस 2 बीटा बट्टे 2, साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस 2 गामा बट्टे 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना 3 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। अब डियर स्टूडेंट इसको ट्रांसपोज किया 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये एक नया निष्कर्ष सामने आया जो बुक्स में नहीं है। बुक्स में सिर्फ क्या दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और वो आपसे इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी भी वैल्यू पूछ लेता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा की भी। तो ये याद रहे सभी को डियर स्टूडेंट। अब हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। यदि एक रेखा यदि एक रेखा अक्षों के साथ 30, 45 एवं 90 डिग्री का कोण बनाती है तब रेखा एल की त्रिज्या ज्ञात करो। तब रेखा एल की त्रिज्याएं ज्ञात करो। तो देखो एल बराबर क्या होता है cos 30 रूट 3/2। एम क्या होता है cos बीटा cos 45 1/√2। एन cos गामा cos 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए इसके स्क्वायरों का वर्गों का योग करिए आप 3/4 प्लस 1/2। 3/4 प्लस 1/2 एक नहीं होता है। तो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है, मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग कहेंगे। क्या कहेंगे इस क्वेश्चन को आप 100% रॉन्ग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि त्रिकोणों के वर्गों का योग एक आया ही नहीं। त्रिकोणों के वर्गों का योग एक आया ही नहीं। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब हमें हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, एक तो 30 डिग्री होना चाहिए था, एक 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये देखो अब आप, तो ये कॉस अल्फा जब निकालेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू क्या निकालेंगे √3/2। कॉस 45 निकालेंगे 1/√2 और कॉस 45 निकालेंगे तो ये भी 1/√2। अब इस पोजीशन में भी इसकी जो वैल्यू है वो एक नहीं है, एक नहीं है। तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, और वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री एवं जेड अक्ष के साथ भी 45 डिग्री का कोण बनाती है तब एल देखो cos 45
1/√2 m cos 90 कितना आया 0, n कितना आएगा cos 45 1/√2। इनके वर्गों का योग करो अब आप 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करना चाहिए। कैसे कवर करना चाहिए कि यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री, y अक्ष के साथ 90 डिग्री एवं z अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तब दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। अब देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एल की दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एल की दिक् कोसाइन, रेखा एल की दिक् कोसाइन, ये दो बिंदु दे रखे हैं। एक तो P के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए x2 y2 और z2। तो इसको आप इसकी दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले PQ के दिक् अनुपात, PQ के दिक् अनुपात दिक् अनुपातों को सामान्यतः ABC से निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप PQ के दिक् अनुपात, PQ के दिक् अनुपात A बराबर, आप लास्ट वालों में से घटा दें या प्रथम वालों में से लास्ट वालों को घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। B बराबर y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। C बराबर z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2। अब देखिए तो इसकी दिक् कोसाइन, तो दिक् अनुपात ज्ञात होने पर, दिक् अनुपात ज्ञात होने पर दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात ज्ञात होने पर दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात ज्ञात होने पर दिक् कोसाइन L बराबर होता है प्लस माइनस a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m बराबर होता है प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। n बराबर होता है प्लस माइनस c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात होने पर रेखा की आप दिक्कोजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप इसके दिक् अनुपात मालूम है आपको और आप इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना चाहते हैं, तो प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसकी आप L जो निकालेंगे L, तो इसकी जो L आएगी x2 माइनस x1 अपॉन अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और आप m बराबर क्या निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और n बराबर क्या लेंगे z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में ध्यान दें, दिक् अनुपात दे रखे होंगे, आपसे दिक्कोजा पूछेगा तो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आपको एंगल दे रखे होंगे तो आपसे दिक्कोजा पूछ लेगा। उन दोनों स्थितियों में आप इजी वे में निकाल सकते हैं। एक बार जैसे कि त्रिभुज दे रखा है, देखो एक बार इस टाइप का भी प्रश्न आया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके शीर्षों के
मान दिए हुए हैं, शीर्ष ए और बी और सी, ये वैल्यू दे रखी है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब आपसे त्रिभुज में किसी भी भुजा की क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे ए बी भुजा की पूछ सकता है, बी सी भुजा की पूछ सकता है, सी ए भुजा की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी के दिक्कतपात निकालो, ए बी के दिक्कतपात निकालो, फिर आप उसी से दिक्कतपात ज्ञात होने पर देखो जगह भी सूत्र बताया है, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू अवश्य मिलेगी और इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिभुज के शीर्षों के मान चाहिए, और आपके जो मान मिलेंगे उससे आप क्या निकाल सकते हैं, दिक्कोज्या। क्या निकाल सकते हैं, दिक्कोज्या। तो इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब चलिए रेखा, हम जो रेखा की बात करेंगे, रेखा का मतलब है अंतरिक्ष की रेखा। ये जो हमारी लाइन है वो स्पेस लाइन है, अंतरिक्ष की रेखा है, स्पेस लाइन है। कौन सी लाइन है, स्पेस लाइन। स्पेस लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, स्पेस लाइन अगर कोई रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती, यदि कोई रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती तो उस रेखा के समांतर हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं कि जो मूल बिंदु से क्रॉस होती है, और इसकी एक दिशा आपको निर्धारित मिलेगी और एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है, इसलिए हमारी अंतरिक्ष की रेखा बोलते हैं, स्पेस लाइन बोलते हैं। सामान्य रेखा नहीं ली गई है हमारी, कौन सी रेखा ली गई है, अंतरिक्ष की रेखा। तो अंतरिक्ष की रेखा में क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक दिए हुए बिंदु से जाती है, दी हुई दिशा से क्रॉस होती है। दिशा और बिंदु नहीं होंगे तो हमारी अंतरिक्ष की रेखा फॉलो नहीं करेगी, इसलिए हमारी जो रेखा ली गई है, कौन सी रेखा ली गई है, अंतरिक्ष की रेखा। तो ये विशेषकर सभी को पता होने चाहिए कि हमारे 3D में जो रेखा ली गई है वो अंतरिक्ष की रेखा ली गई है। कौन सी रेखा ली गई है, अंतरिक्ष की रेखा। अब देखेंगे सभी बच्चे एक बिंदु ए से जाने वाली, बिंदु ए से जाने वाली एवं सदिश बी के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण, सदिश तथा कार्तीय समीकरण। तो देखेंगे तो रेखा का कार्तीय समीकरण, तो देखो ये ए बिंदु जो लिया है, ध्यान रहे x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और ये जो रेखा जो ली है सदिश वाली, ये दिक्कतपात वाली रेखा है, ai प्लस bj प्लस c के, हेयर ए बी एंड सी दिक्कतपात। ए बी सी क्या है, रेखा एल के दिक्कतपात, हेयर ए बी एंड सी रेखा एल के दिक्कतपात है, रेखा एल के दिक अनुपात है। तब रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा बेटा, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ये सदिश समीकरण हो गया। अब बात करते हैं हम इसके कार्तीय समीकरण की, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। ये आपका कार्तीय समीकरण है। अब आपने एक चीज देखी कि कार्तीय समीकरण में क्या क्या चाहिए, बिंदु चाहिए और रेखा के दिक्कतपात चाहिए। आपको प्रश्न में बिंदु मिलेंगे, रेखा के दिक्कतपात मिलेंगे, आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे सदिश समीकरण पूछता है तो बिंदु को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे और आपको जो दिक्कतपात दे रखे होंगे उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, और आप लिख देंगे आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
यदि रेखा एल की दिक् कोसाइन LMN हो, यदि रेखा एल की दिक् कोसाइन LMN हो, तब रेखा का कार्तीय रूप, तब रेखा का कार्तीय रूप तो क्या होगा, x माइनस x1 बटे एल, y माइनस y1 बटे m, z माइनस z1 बटे n। ये रेखा का कार्तीय रूप होगा, रेखा का कार्तीय रूप। तो दिक्कनुपात दे रखे हो तो दिक्कनुपात लगा दीजिए और दिक्कोज्जाएं दे रखी हैं तो दिक्कोज्जाएं लगा सकते हैं। देखो ये जो दिक्कनुपात होते हैं, तीन ऐसी राशियों का समूह, तीन ऐसी राशियों का समूह जो किसी रेखा की दिक्कोज्जाओं के समानुपाती हो, रेखा के दिक्कनुपात कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको बुक में नहीं लिखी मिलेगी, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। तीन ऐसी राशियों का समूह जो किसी रेखा की दिक्कोज्जाओं के समानुपाती हो, रेखा एल के दिक्कनुपात कहलाते हैं। दिक्कनुपात की डेफिनेशन है, सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। तीन ऐसी राशियों का समूह, तीन ऐसी राशियों का समूह जो किसी रेखा की दिक्कोज्जाओं के समानुपाती हो, दिक्कोज्जाओं के समानुपाती हो, रेखा एल के, रेखा एल के दिक्कनुपात कहलाते हैं, रेखा एल के दिक्कनुपात कहलाते हैं। एल ए के प्रोपोर्शनल होता है, एम बी के प्रोपोर्शनल होता है, एन सी के होता है और आप इसको के मान सकते हैं। तो एल बराबर यहां से के ए लिख सकते हैं, एम बराबर के बी, एन बराबर के सी, ये इस प्रकार लिख सकते हैं आप। यहीं से तो दिक्कोज्जाओं के वर्गों का एक होता है, के की वैल्यू निकलती है ऐसे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल बराबर के वैल्यू लगाएंगे तो एल बराबर वही प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। तो हमने एक बिंदु का जिक्र किया, अब लिखेंगे हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के कार्तीय तथा सदिश समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण। देखिए, दो बिंदुओं से जाने वाली, एक ये बिंदु हो गया, एक ये, एक इस पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया, ये ओ बिंदु है, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, ओ पी वही आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, पी के कोऑर्डिनेट x y और z। ये फिगर रहेगा आपका। दो बिंदु दिख रहे हैं सभी को, ए और बी। ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1, बी के निर्देशांक क्या है, x2 y2 z2, x2 y2 z2, पी के निर्देशांक क्या है, x y z। तो देखिए दो बिंदु से जाने वाली रेखा का जो कार्तीय रूप अब सभी को दिख रहा है, ए पी बी एक ही रेखा में है, ए पी बी संरेख होंगे, ए पी और ए बी एक ही रेखा में है, ए पी बी संरेख होंगे। तो दो बिंदु से
जाने वाली रेखा का काट रूप से जाने वाली रेखा का कार्तीय रूप क्या है? x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर आप लैम्डा ले सकते हैं। ये रेखा का कार्त रूप। अब इसका सदिश रूप r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस ए, लैम्डा b माइनस ए आपको पता है अच्छे से, सभी को मालूम होना चाहिए इसमें ए क्या है, x1i y1j z1k और b क्या है, ai प्लस bj और b जो पॉइंट है इसके अंदर, b जो पॉइंट है x2i y2j और z2k। तो ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा के सदिश तथा इस पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देखिए, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा 1 2 3 व 4 5 6 से जाती है, तब रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय रूप x माइनस एक्स वन अपॉन 4 माइनस 1 y माइनस 2 5 माइनस 2 z माइनस 3 6 माइनस 3 कितना आया, x माइनस 1 बटा 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बटा 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 बटा 3। ये रेखा का कार्त रूप। अगर आपसे पूछने लगे इसका सदिश रूप, सदिश रूप तो सदिश रूप में अभी बताया था मैंने आपको, r बराबर a प्लस आई 2j 3k लैम्डा b माइनस ए, 4 में से गया तो 3 3 और 3, ये r बराबर होगा a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो यदि कोई रेखा दो बिंदु से जाती है तो उस रेखा के कार्त रूप और सदिश रूप। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दो रेखाओं के मध्य कोण इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, देखो ये दो रेखाएं हैं L1 और L2 और इनके मध्य कोण मैंने ले लिया थीटा। मैंने L1 के तिकनपात ले लिए A1 B1 C1, इसके तिकनपात ले लिए A2 B2 और C2। तब इनके जो मध्य कोण होगा वो cos थीटा से डिफाइन किया जाएगा और थीटा न्यून कोण है, ये बात सभी को विशेषकर याद रहनी चाहिए। थीटा न्यून कोण है तो हमें मॉडुलस लेके चलना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर गुणा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये विशेषकर याद रहे। यदि थीटा 90 है, यदि थीटा 90 है, तब तिकनपातों का गुणनफल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। दोनों रेखाएं लंबवत हैं
तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आवश्यक प्रतिबंध निकल के आया है। कौन सा आवश्यक प्रतिबंध है कि जब दोनों रेखाएं लंबवत हैं तब उनके दिक्कनुपातों का गुणनफल 0 के बराबर होगा। इसके ऊपर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष आता रहता है। तो इस थ्योरम का जो तथ्य निकल के आया है इसको हर बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में अवश्य आएगा, ये याद रहे। तो अगर अब आप अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, तब A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 बराबर होगा C1 बट्टे C2। ये कंडीशंस सभी को याद होनी चाहिए। तो ये दो रेखाओं के जो मध्य कोण जो मैंने निकाला है उस स्थिति में निकाला है जब रेखाओं का दिक्कनुपात मालूम है। और जब रेखाएं देखो, जब ये इंपॉर्टेंट है, जब रेखाएं R बराबर A1 प्लस लैम्डा V1 व R बराबर A2 प्लस म्यू B2 के रूप में हो, के रूप की हो, तब इनके मध्य कोण cos थीटा होगा मॉड B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 और मॉड B2। ये विशेषकर याद रहे, इस टाइप की भी रेखाएं आ सकती हैं और इस टाइप की भी रेखाएं आ सकती हैं डियर स्टूडेंट। तो हमने जो जिक्र किया रेखाओं के बारे में किया और शेष टॉपिक अब हम आपके लिए कल करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।